हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर और ये चैप्टर है साइंस का। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी डाला है जो एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में जो भी एमसीक्यूज हैं उन सभी एमसीक्यूज को मैं आपको इस पेपर पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फेट। तो आपको इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ मिक्सचर बताना है, टाइप ऑफ मिक्सचर बताना है जो बनता है मिक्स करने पर सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फेट। तो सल्फर और कार्बन डाइसल्फेट बनने पर किस प्रकार का मिक्सचर बनेगा हमें यह बताना है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम सल्फर प्लस यानी सल्फर में ऐड करेंगे कार्बन डाइसल्फेट, कार्बन डाई सल्फाइड है, सॉरी सल्फेट नहीं है, कार्बन डाइसल्फेट। जब सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करेंगे तो इस तरह का मिक्सचर जो होता है वो होता है कोलाइडल। क्या होता है? कोलाइडल होता है। और कोलाइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइडल क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसका आंसर हमारे ऑप्शन में क्या है? देखो, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है और नन ऑफ दीज है। तो हमारा जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है वो कोलाइडल बनता है। कोलाइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो इसका आंसर है बी, क्योंकि बी ही ऑप्शन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बताता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, यानी सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। ये 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंपाउंड कौन सा नहीं है। ध्यान दो, यहां पे लिखा है नॉट अ कंपाउंड। बच्चे कई बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और नॉट मिस कर देते हैं और देख लेते हैं इसमें से कंपाउंड कौन है और कंपाउंड पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है आंसर। तो जैसे मैं आपको बताता हूं इसमें कंपाउंड कौन सा नहीं है। देखो, हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट और ऑक्सीजन गैस। देखो, तो पहला ऑप्शन जो है वो है ग्लूकोज सोल्यूशन। क्या है? ग्लूकोज सोल्यूशन। तो अगर आपको मालूम हुआ तो ग्लूकोज सोल्यूशन कैसे बनता है? देखो, जब हम वाटर में ग्लूकोज को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्लूकोज सोल्यूशन बन जाता है। और आपको मालूम होगा कि आप पानी में कितना भी अमाउंट ग्लूकोज का कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली जो ग्लूकोज सोल्यूशन बन रहा है वो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड कहता है कि आपको फिक्स अमाउंट ही या फिक्स प्रोपोर्शन ही, कंपाउंड में सिर्फ फिक्स प्रोपोर्शन ही होता है। कंपाउंड में सिर्फ फिक्स प्रोपोर्शन होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज का मिक्स, है ना। तो यहां पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम पानी में किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं, यानी फिक्स अमाउंट नहीं है इसका, तो इसीलिए ग्लूकोज एक कंपाउंड नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। बाकी हम जैसे बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट। अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट दोनों ही फिक्स अमाउंट में होते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉपर सल्फेट कहीं से भी लो, कहीं से भी उठा लो। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl में भी Na और Cl एक फिक्स अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर Na है तो एक ही Cl होगा। ऐसा नहीं होगी कि हमारे घर के नमक में एक Na है और एक Cl, लेकिन दुकान से जो हम नमक ला रहे हैं उसमें Na2 है और Cl एक है। ऐसा नहीं होता। हमेशा नमक का जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स होगा, यानी जो Na और Cl का अमाउंट है वो हमेशा फिक्स होने वाला है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी जो ऑक्सीजन है वो हमेशा फिक्स ही होती है, यानी O2 है तो O2 ही रहेगा ऑक्सीजन गैस में, कभी खाली O नहीं हो जाएगा या O3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपाउंड होता है उसमें जो
जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। तो आंसर क्या है इसका? ग्लूकोज है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहले का आंसर आपको बी मिल गया, दूसरे का आंसर आपको ए मिल गया। ठीक है, मैं आपको आंसर भी इसमें बताते जा रहा हूं। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, यानी इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती। तो अगर आपको मालूम है कि कंपाउंड क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। सिर्फ आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखनी है कौन कौन सी है, और जो नहीं है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला है डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, जो कंपाउंड को नहीं बताता है। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। यार बिल्कुल सही है, जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर ही बनता है, और ये पहला ऑप्शन यही कह रहा है। दूसरा है इट इज मिक्सड इन एनी रेशियो बाय मास। नहीं देखो बिल्कुल गलत है, एनी रेशियो में मिक्स नहीं होता, ये मिक्स होता है फिक्स्ड रेशियो में, या कहूं मैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होता है। अगर 2 चीज आप मिक्स कर रहे हो तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है तभी वो आपका कंपाउंड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं एक वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन हमेशा 2 रहता है और ऑक्सीजन हमेशा 1 ही रहता है। तो ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप कि अमेरिका चले जाओ, अमेरिका के पानी में 3 हाइड्रोजन हो 4 ऑक्सीजन, ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो वाटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है फिक्स प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाएगा सिंपली कंपाउंड कहलाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है, ये कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो हम इसकी बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी मिलने वाला है। बाकी दूसरे भी पढ़ लो, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा तो नन ऑफ दीज है, तीसरा देख लेते हैं इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन। बिल्कुल सही है, हम इसको अलग नहीं कर सकते, वो कैन नॉट बी सेपरेटेड हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकता कंपाउंड में, तो ये प्रॉपर्टी भी कंपाउंड को ही डिस्क्राइब कर रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ही सिर्फ कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं कर रही है, इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या है? इसका आंसर आपको बी मिल जाता है, सिंपली क्या मिल जाता है? बी। चलो फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? देखो तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमें बोलता है एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, एक मेटल का एग्जाम्पल, एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट आर। तो मुझे एक एग्जाम्पल बताना है मेटल का और एक एग्जाम्पल बताना है नॉन मेटल का जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। देखो पहले नंबर पे तो उन्होंने बोला है मेटल, भाई पहले नंबर पे क्या बोला है? मेटल बोला है, फिर बोला है एंड नॉन मेटल, और दूसरे नंबर पे क्या बोला है? नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल का मुझे एग्जाम्पल बताना है जो लिक्विड होते हैं। तो पहला मेटल होना चाहिए, देखो मैं ऑप्शन में देखो तो पहला गैलियम है, इसमें मरकरी है, इसमें मरकरी है, इसमें ब्रोमीन है। पहले नंबर पे मेटल ही होना चाहिए। तो गैलियम मेटल है पर ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाया था, मरकरी एक मेटल है पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन में पहले नंबर पे मेटल है। सी में भी पहले नंबर पे मरकरी है, ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये, और इसमें डी ऑप्शन है ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक मेटल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा ऑप्शन की बात करूं तो इसमें मरकरी है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पहले नंबर पर मरकरी लिखा है सी ऑप्शन में। जो मरकरी है वो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल होता है ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो भी क्या पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ब्रोमीन भी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो करेक्ट सीक्वेंस में हमें आंसर देना है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सही ऑप्शन है वो है सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए। सब्सटेंस विच अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, यानी सब्सटेंस जो होमोजीनियस जैसा दिखता है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम है जो कोलॉइड्स होते हैं या जो कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होमोजीनियस जैसे अपीयर होते हैं, होमोजीनियस जैसे अपीयर होते हैं बट वो होमोजीनियस नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो होते हैं हेट्रोजीनियस। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलाइडल। तो कोलाइडल जो होता है
वो क्या होता है, वो होमोजीनियस जैसा दिखता है पर होता क्या है, हेट्रोजीनियस। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क याद रखना, मिल्क एक कोलाइडल का एग्जांपल है। मिल्क देखो दिखने में तो ऐसा लगता है कि यार ये इसकी कंपोजिशन ना बिल्कुल सेम है। मिल्क को कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी निकालो, चाहे ग्लास में ऊपर से निकाल लो, ग्लास से नीचे से छेद करके निकाल लो, तो भी मिल्क की कंपोजिशन आपको लगता है एक जैसी होगी। लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी, वो बिल्कुल अलग अलग उसमें पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर है बी। चलिए हम छठे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन ये रहा। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल रेंज, यानी कोलाइडल पार्टिकल का रेंज क्या है, कोलाइडल के पार्टिकल का साइज का रेंज क्या है। देखो इस क्वेश्चन को तो आप सिंपली याद रख लो, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है, उनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रो के बीच में उनका साइज होता है। प्लीज आपको ये साइज इनका याद रख लो। अगर कोई इससे एमसीक्यूज आता है तो आप सिंपली आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ये सिर्फ ये जो बता रखा है मैंने इसका साइज, ये सिर्फ पहले ही ऑप्शन में आता है। जैसे 10 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है इसका आंसर जो है ए करेक्ट है। तो यही ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी बी ऑप्शन में कहता है 1 नैनोमीटर से छोटा है, वो गलत होता है। 1 नैनोमीटर से बड़ा है, ठीक है, बड़ा तो होता ही, बट एक्चुअल में सही आंसर ये नहीं है, क्योंकि उसमें रेंज बतानी है आपको, ठीक है। इन तीनों में रेंज नहीं बता रहा, लेकिन इसमें रेंज बता रहा है भाई, इसके भी, इससे लेकर इससे तक। तो ए ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है, कोलाइडल का पार्टिकल 10 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो आपको छठे आंसर का भी ऑप्शन करेक्ट मिल गया, छठे क्वेश्चन का भी। तो सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल। इसमें से कोलाइडल का एग्जांपल कौन सा नहीं है। देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है। साल्ट सॉल्यूशन कोलाइडल नहीं है, या स्टार्च कोलाइडल नहीं है, या मिल्क कोलाइडल नहीं है, या फिर ए और सी दोनों ही कोलाइडल नहीं है, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन और स्टार्च दोनों ही कोलाइडल नहीं है। चलो मैं एक एक करके इन ऑप्शंस की बात करता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई, जब आप वाटर में सॉल्ट मिला देते हैं। वाटर में क्या मिलाते हो, सॉल्ट, यानी पानी में आप नमक मिला दो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन हम पानी में नमक मिलाते हैं तो भाई ये तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, या फिर आप खाली सॉल्यूशन बोल सकते हो, ये तो खाली सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल तो होगा नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन होता है, ये कोलाइडल नहीं होता है। तो सिंपल क्वेश्चन में यही तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल। इस क्वेश्चन में कोलाइडल का एग्जांपल कौन सा नहीं है, सिंपली आपको ए मिल गया, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन ही कोलाइडल का एग्जांपल नहीं है। बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आपको सातवें क्वेश्चन का आंसर ए तो मिल गया, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन है तो कोलाइडल तो होगा नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट है ए ही कोलाइडल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्टार्च सॉल्यूशन की बात करूं तो आप याद रख लो, स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल होता है। और मिल्क को तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि मिल्क भी क्या है, कोलाइडल का एग्जांपल। तो स्टार्च सॉल्यूशन और मिल्क दोनों ही कोलाइडल के एग्जांपल है, याद रखो। आने वाले क्वेश्चंस में या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर होमोजीनियस इन नेचर, यानी इनमें से कौन सा होमोजीनियस है नेचर में। तो मेरे पास 4 ऑप्शन, आइस होमोजीनियस है या नहीं है, वुड होमोजीनियस है या नहीं है, सॉइल है, एयर है या नहीं है, देखते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, मुझे तो देखो मालूम है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा आइस होता है, आप इसी का तो ऐसे ही याद कर लो, चाहे कोई भी ऑप्शन आएगा आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। जैसे आइस है, आइस आपका होता है होमोजीनियस। आइस क्या होता है, होमोजीनियस, मैं खाली होमो लिख रहा हूं, ठीक है। और जो आपका वुड होता है, वुड होता है हेट्रोजीनियस। वुड क्या होता है, हेट्रोजीनियस। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वुड के पार्टिकल्स आपको अलग अलग नजर आ जाएंगे, उनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है सॉइल। सॉइल भी आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि उसमें रेत, मिट्टी, थोड़े थोड़े स्टोन के पार्टिकल्स, ठीक है, होते हैं। और आपका चौथा जो ऑप्शन है वो एयर। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। तो आइस आपका होमोजीनियस है, एयर आपका होमोजीनियस है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, तो पहला और चौथा, यानी एयर हमारा पहला ऑप्शन है, और सॉरी आइस हमारा पहला ऑप्शन है और एयर हमारा चौथा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, जो कि आपको कौन से पार्ट में मिलता है, पहला और चौथा मिलता है आपको सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए।
तो होपफुली आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं, इसी टॉपिक से बनेंगे, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, यानी इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, चारों ही हो सकते हो फिजिकल चेंज हो। चलो मैं आपको बताता हूं इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहले बोला है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का पिघलना। देखो बच्चों याद रखना, किसी भी चीज का जो मेल्टिंग होता है वो फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव या चेंज नहीं आता है। तो मेल्टिंग क्या हो गया? आपका फिजिकल चेंज होगा। याद रखना इसको, मेल्टिंग फिजिकल चेंज होता है, किसी भी चीज का मेल्ट करना। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। क्या मतलब हिंदी में होता है? जंग लगन। और लोहे में अगर जंग लगता है तो बेटा उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसीलिए रस्टिंग जो है आपको वो केमिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है, रस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टी है। बेंडिंग ऑफ आयरन, बेंड का सिंपल सा मतलब मुड़ जाना। भाई अगर मेरे पास कोई पाइप है, पाइप को मैं मोड़ देता हूं तो उससे प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है। तो बेंडिंग भी क्या है आपका? किसी भी चीज का बेंड करना, मुड़ जाना, बेंडिंग भी आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती सब्सटेंस की। दूसरा ड्राइंग ऑफ अ वायर, ड्राइंग ऑफ अ वायर, ड्राइंग ऑफ अ वायर का मतलब है तार बनाना। ड्राइंग ऑफ वायर का मतलब है तार बनाना। भाई किसी भी चीज का तार बनाना भी क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो मेरे पास कोई कॉपर की रॉड है, उस कॉपर की रॉड की मैं तार बनाता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसको प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, तो पहला मेरा फिजिकल चेंज है, तीसरा ऑप्शन मेरा फिजिकल चेंज है, और चौथा ऑप्शन मेरा पास फिजिकल चेंज है। यानी वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें पहला तीसरा चौथा शामिल होंगे। तो पहला किसमें? पहला है, तीसरा नहीं है, ये गलत है। सॉरी तीसरा है पर दूसरा, चौथा नहीं है, गलत है ऑप्शन। बी ऑप्शन में पहला है, दूसरा है, दूसरा हमारा ऑप्शन में नहीं है, गलत। पहला है, तीसरा है, चौथा, यानी सी ऑप्शन में पहला तीसरा चौथा तीनों है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नीचे वाले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। तो 10th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? चलिए 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इससे पहले वाले में पूछा था फिजिकल चेंज क्या है, इस वाले में पूछा है केमिकल चेंज क्या है। देखो मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। इसको एज इट इज याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आपको करने में आसानी होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा है केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है डिकेइंग ऑफ वुड। डिकेइंग का मतलब है सड़ना। ये बच्चों आपको मालूम है, अगर कोई भी चीज सड़ती है, डिकेइंग मतलब सड़ना, कोई भी चीज सड़ती है तो उसमें स्मेल आती है ना, तो स्मेल आती है, गैसेस रिलीज होती हैं। तो यानी फूड की जो होती है, अगर फूड भी कोई चीज सड़ रहा है, वैसे डिकेइंग ऑफ वुड बोला है, वुड मतलब लकड़ी, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर फूड से भी कंपेयर करोगे, खाने से भी कंपेयर करो, तो देखो खराब खाना, जो सड़ता हुआ खाना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। अगर आपने कभी भी हल्का फुल्का टेस्ट कर लिया हो, हालांकि ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। तो किसी भी चीज का सड़ना जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। सिंपल क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है बर्निंग ऑफ वुड। क्या ऑप्शन है? बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग मतलब जलना। भाई किसी का जलना भी, किसी भी चीज का जलना भी क्या कहलाता है? केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। तीसरा है शॉइंग। शॉइंग का मतलब होता है काटना। सॉइंग का मतलब क्या होता है? सॉइंग ऑफ वुड बोला है, इसका मतलब क्या होगा? काटना, लकड़ी को काटना। भाई लकड़ी को अगर मैं काट देता हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, को बीच में से काट देता हूँ, तो उसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें लकड़ी की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आने वाला है। और चौथा ऑप्शन है हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू वुड। हैमरिंग मतलब होता है हथौड़ी से, हथौड़ा होता है वैसे हैमर। हैमरिंग मतलब होता है हथौड़ी। हैमरिंग ऑफ नेल का मतलब होता है हथौड़ी से कील को लकड़ी में ठोकना। इसमें इनटू वुड बोला है, लकड़ी में ठोकना। अगर लकड़ी में मैं किसी कील को ठोक देता हूं, या है ना, तो उससे क्या लकड़ी की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो हैमरिंग यानी किसी भी चीज पे हैमरिंग करना भी क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज नहीं होता है। तो हमसे पूछा भाई कौन सा केमिकल चेंज है? एक तो पहला ऑप्शन केमिकल चेंज है, एक दूसरा ऑप्शन केमिकल चेंज है। एक पहला ऑप्शन केमिकल चेंज है और एक
दूसरा ऑप्शन केमिकल चेंज है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें पहला और दूसरा शामिल होंगे। तो आप ए ऑप्शन देख लो, ए में ही अब पहला दूसरा दोनों आपको देखने को मिल जाता है। तो 10वां क्वेश्चन ही क्या है हमारा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। भाई 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूं। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है ना। तो याद करो टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलाइडल, कोलाइडल ही टिंडल इफेक्ट को शो करता है। और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है जब तक उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं तभी तक, ठीक है। और अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो नहीं करता। तो अभी हम मान के चल रहे हैं सिर्फ कोलाइडल ही क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी नमक और पानी का सॉल्यूशन। भाई नमक और पानी का सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि हम कह रहे हैं कोलाइडल करता है खाली। तो पहला ऑप्शन तो गलत है भाई, पहले ऑप्शन नहीं करता, पहला ऑप्शन नहीं करता टिंडल इफेक्ट शो। दूसरा मिल्क, मिल्क एक कोलाइडल का एग्जाम्पल है, मिल्क क्या है, कोलाइडल का एग्जाम्पल है, इसीलिए मिल्क जो होगा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। भाई मिल्क जो होगा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो मिल्क तो करता है। तीसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो भी कोलाइडल नहीं होता है, कॉपर सल्फेट भी क्या होता है, कोलाइडल नहीं होता है, इसीलिए ये भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है स्टार्च, स्टार्च सॉल्यूशन क्या है आपका कोलाइडल होता है, इसीलिए टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे क्योंकि ये कोलाइडल हैं, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सी में दूसरा और चौथा ही ऑप्शन है, ठीक है। होपफुली ये 11वां क्वेश्चन भी आपको, 12th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। भाई इनमें से केमिकल चेंज के एग्जांपल कौन से नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें बोला नॉट एन एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है, यहां पर ध्यान से देखो। तो कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो मैं पहले बता दूं, पहले बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है उसमें क्या लिखा है, राइपनिंग। भाई राइपनिंग का मतलब होता है पकना, राइपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट। तो फ्रूट्स का पकना, फलों का पकना, फलों का पकना क्या है, केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें फलों की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, संक्षारण होना, जंग लगना। किसी भी चीज में अगर जंग लगता है तो जंग लगना भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें भी केमिकल चेंज होता है। तीसरा ऑप्शन है मेल्टिंग। भाई मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि मेल्टिंग जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें चेंज नहीं होती है। और डी ऑप्शन है आपका कर्लिंग, कर्लिंग ऑफ मिल्क। कर्लिंग का सिंपल सा मतलब है दही जमना। भाई अगर दही जमती है दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो आप देख रहे हो भाई पहला ऑप्शन, ठीक है, केमिकल चेंज है, दूसरा ऑप्शन केमिकल चेंज है, चौथा ऑप्शन भी केमिकल चेंज है, और सी ऑप्शन आपका केमिकल चेंज नहीं है यानी फिजिकल है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है। अब आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 13th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। भाई इनमें से प्योर सब्सटेंस किसका एग्जाम्पल, सॉरी प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। चलो देखते हैं। तो बेकिंग सोडा, भाई बेकिंग सोडा एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl भी एक कंपाउंड है, हमने पहले क्वेश्चंस में ही बात की थी, NaCl भी क्या है, कंपाउंड है, पहले या दूसरे में की थी। सोडियम क्लोराइड भी क्या है, कंपाउंड है, बेकिंग सोडा भी एक कंपाउंड है। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, देखो मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर यानी किसी भी चीज का जो मिक्सचर होता है ना, अगर वो फिक्स अमाउंट में नहीं है, क्योंकि भाई आयरन में सल्फर आप किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हो, तो सिंपल आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। और मिक्सचर, किसी भी चीज का मिक्सचर, किसी भी दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता, आप ये भी जानते हो। तो सिंपल सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 क्वेश्चन का। तो चलो अब 18वें बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इन टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन में, इन टिंचर ऑफ आयोडीन डैश इज अ सॉल्यूट एंड इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में जानते हो, जैसे मैं टिंचर ऑफ आयोडीन लिख दूं यहां पर, टिंचर ऑफ आयोडीन,
तो अगर आप टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में जानते हो तो टिंचर ऑफ आयोडीन में एक चीज होती है एल्कोहल और दूसरी चीज होती है आयोडीन। ठीक है, अल्कोहल जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या होता है? सॉल्वेंट। और जो आयोडीन होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट। तो सिंपल सा पूछा इसमें भाई, आयोडीन में इज अ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है पहले नंबर पे, और दूसरा पूछा सॉल्वेंट। तो पहला हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट होगा आयोडीन, तो आंसर होगा आयोडीन। और सॉल्वेंट क्या होता है? अल्कोहल। तो आयोडीन अल्कोहल, देखो कौन सा ऑप्शन? आयोडीन अल्कोहल, सी। सी ऑप्शन में कह रहा है आयोडीन और अल्कोहल आंसर है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलो अगले बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 15th क्वेश्चन क्या कहता है? 15th क्वेश्चन कहता है प्योर मिल्क इज अ, अरे प्योर मिल्क आपको मालूम है कोलाइडल होता, अभी तो बताया था। तो सॉल्यूशन पहला ऑप्शन है बी ऑप्शन कोलाइडल। तो 15 का बी आंसर जो है वो कोलाइडल है, क्योंकि मिल्क जो होता है वो कोलाइड का एग्जाम्पल है या कोलाइडल का एग्जाम्पल है। एक ही चीज है, कोलाइड बोलो या कोलाइडल। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पहले ऑप्शन में कहता है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। शुगर और वाटर का सिंपल मतलब वाटर में शुगर। भाई वाटर में अगर आप शुगर मिला दोगे तो वो तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, क्योंकि उनकी कंपोजीनियस सेम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन तो होमोजीनियस है, तो ये तो हेट्रोजीनियस है नहीं, हेट्रोजीनियस पूछा है। ठीक है, और बी ऑप्शन है, बी ए ऑप्शन हो गया। और बी ऑप्शन में बोला हुआ है चॉक एंड पाउडर। भाई चॉक और पाउडर, जब आप चॉक और पाउडर को मिक्स करोगे, जब आप चॉक प्लस पाउडर मिक्स करोगे, सॉरी चॉक पाउडर इन वाटर, सॉरी जब चॉक पाउडर को आप वाटर में मिक्स करोगे तो एक्चुअल में ये मिक्स ही नहीं होते। जब आप मिक्स करोगे तो कुछ टाइम तक तो जो चॉक पाउडर है वो पानी में तैरता रहेगा और कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो चॉक और पानी का मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में देख लेते हैं। सी में क्या है? कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। कैरोसिन इन वाटर, कैरोसिन को पानी में मिक्स करना। कैरोसिन देखो, कैरोसिन क्या होता है? एक ऑयल होता है। कैरोसिन क्या होता है? ऑयल। जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो एक्चुअल में वो मिक्स थोड़ी होते हैं, वो बस एक पानी के ऊपर लेयर बन जाती है तेल की। अगर पानी में आप तेल मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ऑयल और वाटर भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि भाई बी और सी दोनों हेट्रोजीनियस है। भाई बिल्कुल सही, बी और सी ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि हम देखो पहला तो आपका होमोजीनियस है, दूसरा हेट्रो, तीसरा हेट्रो, यानी तीसरा और चौथा यानी बी और सी, सॉरी दूसरा और तीसरा बी और सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो डी में ऐसा कह रहा है। बी एंड सी आर बोथ। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17th। तो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन। देखो, अपॉन शेकिंग विद वाटर यानी पानी के साथ शेक करने में, शेक मतलब मिक्स करने पर, पानी के साथ मिक्स करने पे वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो आपको वो आंसर चूज करना है या चुनना है जिसमें वो ट्रू सोल्यूशन नाम है। देखो, अगर मैं कॉपर सल्फेट को पानी के साथ शेक करूंगा तो ये ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह कॉमन सॉल्ट को भी, यानी नमक को भी आप पानी के साथ शेक करोगे या मिक्स करोगे तो वो भी क्या बन जाएगा? ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। वो तो आपको मालूम ही है कि भाई नमक और पानी को मिक्स करोगे तो वो ट्रू सोल्यूशन ही होता है। एल्बुमिन, भाई एल्बुमिन को अगर पानी के साथ मिक्स करो तो ये ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा, इसीलिए इसका आंसर है सी। सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एल्बुमिन को आपको पानी के साथ मिक्स करने पर वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनता। ग्लूकोज को मिक्स करोगे तो ग्लूकोज भी क्या बन जाएगा? ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ग्लूकोज को पानी में किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता तो आप डाबर ग्लूकॉन डी लेके आ जाना और मिक्स करके देख लेना, वो मिक्स हो जाता है और एक जैसा ही कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब आते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, तो 18th क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक है, यहां पर मैं पेपर रख लेता हूं। 18th क्वेश्चन हमारा कहता है सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दिस सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ। यानी जो सोडा वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है। तो बोल रहा है ये किस चीज से मिलकर बने? दिस सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ, यानी किस चीज से मिलके बने? कंपोज मतलब मिलकर बनना। ठीक है, तो अगर मैं सोडा वाटर की बात करूं तो जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा है, जो सोडा वाटर होता है आपका वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक होता है वाटर। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो
कम अमाउंट में मिक्स किया जाता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कम अमाउंट में होता है और वाटर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। यानी वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट का काम करता है और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉल्यूट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्यूट। और यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉल्यूट है, लेकिन ये एयर है या कहूँ मैं गैस है। क्या है ये गैस है। और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट है और गैसेस सॉल्यूट है। तो हम आपका करेक्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें गैस सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन में लिक्विड सॉल्यूट है तो हमारा तो लिक्विड सॉल्वेंट है, तो गलत ऑप्शन हो गया भाई। इतना ही पढ़ा, समझ में आ गया। बी ऑप्शन में कहता है गैसेस सॉल्यूट है, बिल्कुल हमारा सॉल्यूट क्या? गैसेस है इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो 18 क्वेश्चन का भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आपको मैंने समझा दिया, देखो कैसे इसका आंसर ये वाला है। तो होपफुली आपको 18 के 18 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दो, मैं प्लीज़ उसका आंसर बिल्कुल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।